गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हो भी सभी। आज आपकी ज्योग्राफी की पहली बेसिक क्लास रहेगी, या कहे तो भी शुरुआत ही है फर्स्ट क्लास। और फर्स्ट क्लास में ज्योग्राफी में कौन सा टॉपिक आना चाहिए जो इंडियन ज्योग्राफी का होगा, वो होगा अपना भारत की भौगोलिक स्थिति व विस्तार। क्या होगा कि भारत की भौगोलिक स्थिति व विस्तार। इससे क्या अर्थ है भी इस बात का कि भारत की भौगोलिक स्थिति व विस्तार। इस बात से क्या अर्थ आता है भाई, भूगोल में भारत की स्थिति कहाँ पे होगी, और विस्तार का मतलब ये होगा कि विस्तार एक तो अक्षांशीय विस्तार होगा और एक देशांतरीय विस्तार। पृथ्वी को हम दो भागों में बांटते हैं, जो रेखा दो भागों में बांटती है उस कौन सी है, वो कौन सी दो रेखाएं हैं जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। एक तो आती है ये 0 डिग्री, कौन सी होगी, ये 0 डिग्री कौन सी है, अक्षांश है या देशांतर है, अक्षांश, या इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। ये कौन सी है, अक्षांश रेखा। ये जो उत्तर से जो दक्षिण की ओर आएगी ये रेखा कौन सी है, यह देशांतर है, देशांतर। हाँ जी, सबसे पहले हमें ये बताइए भी ये दोनों रेखाएं काम क्या करती हैं, क्या काम करती हैं। अक्षांश रेखा का काम क्या है और देशांतर रेखा का काम क्या है। ये तो चलो ठीक है, इन्होंने भी आपने ये बात बोल दिया भी उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, लेकिन और भी इसके अलावा भी इसके बहुत सारे काम हैं। हाँ जी, इनके बहुत सारे काम हैं, इनको बहुत सोच समझ के, ये क्या है काल्पनिक रेखाएं हैं, और बहुत सोच समझ के इनको माना गया है, खींचा नहीं गया, माना गया है कि ये यहाँ से रेखाएं जा रही हैं, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं कैसी होंगी भाई, ये लेटी हुई होंगी, और देशांतर कैसी होंगी भाई, ये खड़ी रेखाएं होंगी। दिशाओं का जिक्र करें तो ये कौन सी दिशाएं हैं यहाँ पर, ये दिशा कौन सी है, ये पूर्व है, ये कौन सी है, ये पश्चिम, और ये उत्तर, और ये दक्षिण। तो सबसे पहले बात तो ये आएगी कि अक्षांश रेखा पूरी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। कौन से दो भाग हैं, एक तो उत्तरी गोलार्ध और एक पश्चिमी गोलार्ध। देशांतर क्या कर रही है, ये भी दो भागों में बांट रही है, एक तो पूर्वी गोलार्ध और सेकंड पश्चिमी गोलार्ध में बांट रही है। अब थोड़ा बहुत आप और भी देखते होंगे कि ये अक्षांश रेखाएं हैं, ये 0 डिग्री है, इसके ऊपर भी रेखाएं और खींची जाएंगी, जैसे इस प्रकार से ये ऊपर बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जा रही हैं, चलती जाएंगी, कहाँ तक चलती जाएंगी। ये 0 है, 0 के बाद में 1 2 3 4 5 और एंड में कहाँ तक आ जाती हैं, अभी 90 डिग्री तक आ जाती हैं। सभी ने ये बचपन से पढ़ते आ रही हैं। और इसी प्रकार से जब नीचे की तरफ जाएंगे तो ये 0 से आगे चलेगी, और क्या होगा अभी 1 2 3 4 5 और बिल्कुल एंड में कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा भाई। इसी प्रकार से ये आगे पीछे चलती रहती है। और देशांतर भी क्या है, ऐसे ही है, बिल्कुल एज इट इज, लेकिन ये इस प्रकार से चलेगी, खड़ी है, 1 डिग्री आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी, 4, और चलते चलते बिल्कुल इसी के समानांतर हो जाती है, और कितने पे आ जाएगी, ये भी 90 डिग्री पे। और इस प्रकार से आपने ग्लोब में एक ये जाल सा बनाया भाई, बहुत बार देखा होगा, समझ में चाहे किसी के आया हो ना आया हो, लेकिन देखा जरूर है भाई, देखा है ना, सभी ने देखा है। तो ये किस लिए बनाया गया है भाई, ग्लोब में किस लिए बनाया गया है, इसके पीछे मकसद क्या रहा होगा उनका। जो अक्षांश रेखाएं हैं, इसका काम होता है ऋतु में परिवर्तन के बारे में जानकारी देना। जिस प्रकार से ये 0 डिग्री है, और इधर कौन सी आती है, 23.5 डिग्री पे कौन सी आएगी, कर्क रेखा आती है। और कर्क रेखा पर जब क्या है, सूर्य लंबवत होता है, तो अपने यहाँ पे क्या क्या होता है, गर्मी होगी तो ग्रीष्म काल हो जाता है। अगर ये 23.5 डिग्री मकर रेखा पर लंबवत होगा तो क्या हो जाता है, अपने सर्द ऋतु आ जाती है, और बीच में मानसून आ जाती है। तो अक्षांश रेखाएं क्या काम करती हैं, यह ऋतु में परिवर्तन के बारे में बताती है, या साल का परिवर्तन भी यही करती हैं। जो देशांतर होगा भाई, देशांतर का मतलब क्या होगा, ये क्या काम करती हैं, ये समय दर्शाती हैं। ये क्या करती हैं, समय दर्शाने का
काम करती है। दोनों रेखाओं से बिल्कुल बेसिक सी जानकारी है, एग्जाम में कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पता होना चाहिए भी। अक्षांश रेखाएं क्या करती हैं, ऋतु परिवर्तन की जानकारी देती हैं, और देशांतर रेखा क्या काम करेगी, समय बताती हैं भी, कौन से गोलार्ध में या कौन से देश में किस प्रकार का समय निर्धारण रेखा देशांतर रेखा ही करती है। ये दो बेसिक सी जानकारी है और इसी प्रकार से है। अब और क्या किया इन्होंने, पृथ्वी को दो दो भागों में बांट दिया। तो दो दो भागों में बांट दिया तो कितने भाग हो चुके हैं, 4 भाग हो चुके हैं। तो सबसे पहले यही आ रहा है कि भारत की भौगोलिक स्थिति, भी भारत की भौगोलिक स्थिति ये कहां पर स्थित होगा, तो भारत कहां पर स्थित होगा, उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। सबसे पहला प्रश्न तो यही पूछा जाता है भी कि भारत की भौगोलिक स्थिति कहां पर होगी, तो भारत ग्लोब की स्थिति के अनुसार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत ग्लोब की स्थिति में उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध कौन से महाद्वीप में है, ये, और ये एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है और दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा देश है। भारत एशिया के दक्षिण में स्थित है और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। अभी इसको मैप से देख लेते हैं। अभी ये बात बिल्कुल नॉर्मल सी है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर इसी को वर्ल्ड मैप से देखेंगे तो ये कहां पर दिखाई देगा अभी अपने को, ये भारत कहां पे है, नोट तो कर लिया सभी ने, कोई ज्यादा बड़ी बात भी नहीं है। अभी ये जो 0 डिग्री है जो हमने अभी देखा था, ये पूरे वर्ल्ड को क्या कर रही है, 2 भागों में बांट रही है। अभी ये आ रही है 0 डिग्री। ये देखो भाई 0, और ये देशांतर कहां पे है, ये यही है। ऊपर दिशा कौन सी है, उत्तर, और नीचे दक्षिण, इधर कौन सी है, पूर्व, और इधर पश्चिम। तो भारत क्या है भाई, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये एशिया है, आपको दिखाई दे रहा है, और एशिया की किस में है, दक्षिण में स्थित है। और ये जितने भी यहाँ पर और देश है ना दक्षिण में, ये बिल्कुल क्या है, इससे छोटे हैं, यानी कि दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा देश है। अब इसी में क्या है भाई, जब थोड़ा बहुत यही अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं आगे चलेंगी, ऊपर की ओर जाएंगी, तो भाई ये 0 डिग्री से क्या है, ऊपर है। और ऊपर चलेगी तो क्या होगा, इसमें डिग्री में क्या होगा, बढ़ोतरी होगी। 1 डिग्री आएगा, 2 डिग्री आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, और ये आगे चलते जाएंगे भी। जैसे कि आगे चलेंगे तो कोई ना कोई बिंदु तो भारत का आएगा, और उनकी शुरुआत कहाँ से होगी, किस प्रकार से होगा, उनको देखते हैं। एक तो 2 प्रकार से विस्तार पूछा जाता है, एक तो आएगा अक्षांशीय विस्तार, और सेकंड आता है देशांतरीय विस्तार। जब अक्षांशीय विस्तार होगा तो ये क्या होगा, इनकी शुरुआत दक्षिण से होगी और खत्म कहाँ पे होगा भाई, उत्तर में होगा। और ये कैसा विस्तार होगा भाई, उत्तरी अक्षांशीय विस्तार। दोनों के दोनों उत्तरी अक्षांशीय विस्तार। और देशांतर कहाँ से आएगा भाई, ये इसी प्रकार से चलेगा, ये भी लाइनें चलती जाएगी। और एक ये कहाँ पर भी गुजरात के पास से लाइन गुजरेगी आगे, और एंड में कहाँ पर आएगी भाई, अरुणाचल प्रदेश में। इस प्रकार से ये कहाँ पर, और ये विस्तार कैसा होगा भाई, ये कौन से देशांतर है, उत्तरी पश्चिमी देशांतर है या पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर है। तो यानी कि उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के मध्य में क्या अभी भारत स्थित है। और ये कौन से बिंदुओं पर कितने कितने पे आती है अभी, उसको देखेंगे। सबसे पहले यही है जो मैप भारत का अक्षांशीय विस्तार पूरे वर्ल्ड में है। पूरे वर्ल्ड में आने के बाद में इसको क्या कर दिया गया अभी, अलग अलग कर दिया गया। अब थोड़ा बहुत भी समझ लेना, इसको समझते चलेंगे। जो 0 डिग्री है ना, ये नीचे है, यही है, कहीं ना वर्ल्ड मैप में देखा है अभी, भारत से नीचे है,
अजीब है, ब्लैक नहीं आ रहा क्या? इससे आगे वाले से तो ये बन तो नहीं रहा, ये चीज वीडियो में नहीं आ रही। अरे ये भाई, चलो इसको देख लेते हैं, ये ठीक है भाई। 0 डिग्री कहाँ से है? ये 0 डिग्री है, और 0 डिग्री के ऊपर जब हम आगे चलते जाएंगे तो क्या होगा भाई? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, और इस प्रकार से ये अंडमान निकोबार है ना अपना, ये क्या है भाई? मुख्य भूमि से नीचे की ओर है। और जैसे ही 6 डिग्री 4 मिनट आता है ना, तो क्या होगा भाई? भारत का एक बिंदु स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं अभी? किस नाम से जानते हैं? इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। और इंदिरा पॉइंट कहाँ पे आता है अभी? निकोबार में आता है। ये कौन सा आएगा भाई? इंदिरा पॉइंट। ये दिखाई दे रहा है अभी सभी को या नहीं दिखाई दे रहा? दिखाई दे रहा है, ये इंदिरा पॉइंट। ये 6 डिग्री 4 मिनट पे, जब और आगे चलेंगे तो क्या होगा? इस डिग्री में और बढ़ोतरी होगी। 6 के बाद में कौन सा आएगा? 7, 7 के बाद में कौन सा आएगा? 8, और 8 के बाद में जब थोड़ी सी और डिग्री की बढ़ोतरी होगी तो 8 पॉइंट या 8 डिग्री 4 मिनट पे भी एक बिंदु और आ जाता है भी। ये कौन सा आएगा? यहाँ पर कौन सा बिंदु आता है जो मुख्य भूमि के साथ में लगता हुआ बिंदु आएगा भाई? ये भारत का दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि के साथ में लगता हुआ बिंदु कौन सा है? कौन सा है ये बिंदु? कन्याकुमारी का बिंदु अभी आपको पता होना चाहिए। फिर थोड़ा ये एंड में चलते जाएंगे और ये बिल्कुल उत्तरी बिंदु आएगा 37 डिग्री 6 मिनट। यहां पर कौन सा आ रहा है? इंदिरा कोल। इंदिरा कोल। और ये कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। अब इसी प्रकार से 0 डिग्री क्या है? देशांतर भी है, और ये देशांतर क्या है? आगे चलेगी, चलती जाएगी, और ये गुजरात के पास में जब टकराएगी तो यहाँ पर कौन सा बिंदु आ रहा है भाई? और बिंदु कौन सी डिग्री पे आ रहा है? 68 डिग्री 7 मिनट पे आ रहा है, और इसका नाम क्या है भाई? गौर माता। हाँ जी, गौर माता। इस बिंदु का नाम क्या है? गौर माता। और ये कहाँ पे है अभी? गुजरात में। गुजरात इनकी शुरुआत है, शुरुआत के बाद में इनका एंड भी तो होगा कहीं ना कहीं। तो ये कहाँ पर होगा? अरुणाचल प्रदेश में। और ये अरुणाचल प्रदेश में किस बिंदु पर होगा? 97 डिग्री 25 मिनट पे। और जगह का क्या नाम है? किविथु। किविथु। और किविथु कहाँ पे अभी? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को और क्या बोला जाता है? हाँ जी, अरुणाचल प्रदेश। इसको क्या बोला जाता है? सूर्योदय का देश। क्यों बोला जाता है अभी? क्योंकि सबसे पहले सूर्य की किरण यहाँ पे आती है। अरुण का मतलब क्या होता है? अरुण का मतलब भी सूर्य ही होता है, और अचल का मतलब क्या होता है? अभी उगता हुआ। तो सबसे पहले भारत में सूर्य की किरण कहाँ पे आती है? अरुणाचल प्रदेश में। और कौन से बिंदु पे आती है? किविथु पे आती है। इसको नोट करिए भी, भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। आप लोगों को एक बेसिक सा प्रश्न पूछा गया था भाई, जवाब नहीं आया भी। जो कन्याकुमारी का बिंदु है ये कौन सा है? आसान सा है। भारत का अक्षांशीय विस्तार एक तो आता है 6 डिग्री 4 मिनट। और ये कैसा है अभी? जब दिशाओं में बात करेंगे तो भी कौन सी दिशा में चल रहा है ये? कौन सी दिशा में चल रहा है ये अक्षांशीय विस्तार? हाँ जी, उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है ये। उत्तरी, इसको भी अच्छे से ध्यान रख लेना। उत्तरी अक्षांशीय विस्तार, ये फुल फॉर्म है इनकी। उत्तरी अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर कितना होगा? 37 डिग्री 6 मिनट तक। और ये भी कहना सा है अभी उत्तरी अक्षांशीय विस्तार। एग्जाम में इसी से प्रश्न गलत होते हैं अभी। 37 डिग्री 6 मिनट। ये कौन सा बिंदु है?
ये कौन सा बिंदु है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। और ये कौन सा है? इंदिरा कोल। एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न ये पूछा जाता है भी अक्षांशीय विस्तार कौन से दो बिंदुओं के मध्य में है? तो इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कोल। ये समुद्र से अपना अक्षांशीय विस्तार है, ग्रेट निकोबार से है। फिर प्रश्न और भी बनते हैं अभी कि मुख्य भूमि से भारत का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक होगा, कौन सी डिग्री से कौन सी डिग्री तक होगा। तो मुख्य भूमि कहां पर आ रही है? अभी कन्याकुमारी के पास में आ रही है, जो बिंदु है केप कोमोरिन। मुख्य भूमि से भारत का अक्षांशीय विस्तार, मुख्य भूमि से भारत का अक्षांशीय विस्तार। यही आएगा उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री 6 मिनट तक। और ये बिंदु कौन सा है? केप कोमोरिन। केप कोमोरिन। और ये इंदिरा कोल। यह है इंदिरा कोल। अब इसी प्रकार से क्या है अभी देशांतरीय विस्तार भी होगा। देशांतरीय विस्तार कहां से कहां तक होगा? देशांतरीय विस्तार कर लिया नोट्स भी ने? यहीं से देखते चलेंगे क्या होगा कि भारत का देशांतरीय विस्तार। ये कौन सी दिशा में होगा भाई? ये कौन सी दिशा में होगा? पूर्वी देशांतर। और पूर्वी देशांतर कितना होगा? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर पूर्वी देशांतर 97 डिग्री 25 मिनट तक। और इस बिंदु का नाम क्या है? गौर माता। और गौर माता कहां पे है? गुजरात में है। गुजरात। और ये कौन सा है? किविथू। और कई बार एग्जाम में भाई यहाँ पर बालांगू भी आ जाता है, बालांगू। बालांगू। और ये कहाँ पर? दोनों के दोनों एक ही मिलेगा, इसमें से कौन सा भी हो सकता है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। कितने प्रश्न बनते हैं यहाँ से? कितने प्रश्न बनते हैं अभी? कितने प्रश्न बनते हैं? सबसे पहला प्रश्न तो यह बनता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार बताइए। प्रश्न दो प्रकार से बनेगा। एक तो आता है नॉर्मल पूछेगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार बताइए, तो भी नॉर्मल कहाँ से होगा? 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। फिर प्रश्न ये पूछता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार मुख्य भूमि से बताइए। भाई मुख्य भूमि से जब पूछेगा ना तो पहला ऑप्शन कौन सा होगा? 6 डिग्री 4 मिनट वाला। जबकि आंसर कहां से स्टार्ट होगा? 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होगा। और ये कौन सा? गुजरात वाला, ये केप कोमोरिन वाला, यहां से स्टार्ट होगा और पूछा जाएगा भी 37 डिग्री 6 मिनट इंदिरा कोल तक। और देशांतरीय विस्तार भी कहां से कहां तक होगा? गौर माता से किविथू तक 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक। अब इनको याद भाई इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कोल दोनों क्या हैं? सेम मिलते जुलते हैं। इनको भी तो थोड़ा बहुत रिलेट करना पड़ेगा भाई, पता तो चले ये कौन सी जगह पे कैसे आ रहा है। हाँ भाई ये कैसे आ रहा है इनका भी तो पता होना चाहिए। दोनों वर्ड सेम है ना। और उत्तर और दक्षिण में जब हम बात करेंगे
जो हिंदी के लेटर्स होते हैं उसमें पहला वर्ड यानी कि एनआर में जब हम काउंटिंग करते चलेंगे तो कै क्या है अभी पहले आ रहा है और पै क्या है अभी बाद में आता है। इस प्रकार से इनको रिलेट कर लेना, ये उत्तर में और ये दक्षिण में। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब इसी से एक भाई प्रश्न और भी पूछ लिया जाता है। जब ये अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार की हमने बात कर ली, भी भारत की भौगोलिक स्थिति देख ली, इसका विस्तार देख लिया, विस्तार के बाद में इतना देखने के बाद में इसकी आकृति कैसे दिखाई दे रही है आपको भाई, कैसी आकृति दिखाई दे रही है? हाँ जी, कैसी आ रही है भाई, भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। चलो ठीक है, चतुष्कोणीय है। तो अब इसी में से भाई और क्या क्या देखेंगे भी हम? जब ये अक्षांश रेखा का जिक्र कर लिया, देशांतर का जिक्र कर लिया, तो कोई ऐसी रेखा भी तो होगी जो इनको अलग अलग समय का भी निर्धारण भी तो करती मिलेगी। अब इसको रफ कर दें क्या? कौन सा ये रहता है? ये तो यही है, बस ये यहां से देख के नोट कर लेते। अच्छा, वालांगू ये रहता है। अब क्या होगा भाई, इसको रफ कर देते हैं। और रफ करने के बाद में आपने जिक्र सुना होगा 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 23.5 डिग्री मकर रेखा। भारत में से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। और ये कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? कितने राज्यों से गुजरती है? हाँ बताइए। और ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा भारत को क्या करती है अभी? लगभग 2 भागों में बांटती है। जब 23.5 डिग्री कर्क रेखा का हम देखेंगे तो ये कहाँ से जा रही है अभी? ये है यहाँ से 23.5 डिग्री कर्क रेखा आपको इस प्रकार से ये जाती हुई दिखाई देगी। और ये भारत को क्या कर रही है? लगभग 2 भागों में बांट रही है। अब बात आएगी ये 23.5 ही क्यों लिया गया भाई, क्या कारण था भाई? 23.5 डिग्री कर्क रेखा भी है बहुत कि बिल्कुल हमें यही देखते हैं कि जब 23.5 डिग्री पे सूर्य लंबवत होता है तो इधर क्या है भी गर्मी होती है और दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाएगी भी सर्दी हो जाएगी। लेकिन 23.5 डिग्री जब आप 8 डिग्री 4 मिनट से और 37 डिग्री 6 मिनट का जब आप बीच बिचाड़ा मध्य निकालोगे ना तो ये 23.5 डिग्री आता है। ये नेचर की ही देन है, अपने हिसाब से ऑटोमेटिक ही आ गया। और ये 23.5 डिग्री क्या कर रहा है अभी? भारत को लगभग 2 भागों में बांट रहा है। और कौन से कितने राज्यों से गुजरता है? ये 8 राज्यों से गुजरता है। कौन से 8 राज्य आते हैं? प्रश्न यहीं से भी पूछा जाएगा भाई। हाँ जी, गुजरात। हाँ बताइए इनमें से आप भाई, अगर आपको अब पता लगेगा अभी मैप याद है या नहीं है। हाँ गुजरात, मध्य प्रदेश। हाँ इतना जोर मत लगाओ आप लोग, हाँ दिक्कत हो जाएगी। ये मैप दिखाई दे रहा है आपको, ये इस प्रकार से चलेगी यहां से। हाँ जी, और ये 8 राज्यों से गुजरती है। 23.5 डिग्री कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है और भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अभी ये कौन से 8 राज्य है? साढ़े 23 डिग्री कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। और 8 राज्यों से गुजरती है। आठ राज्यों से गुजरती है। ये 8 राज्य कौन से हैं? पहले नंबर पे आएगा गुजरात। गुजरात के बाद में ये राजस्थान से भी गुजरेगी भाई, राजस्थान। राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश से गुजरेगी। मध्य प्रदेश के बाद में ये छत्तीसगढ़ में जाएगी, छत्तीसगढ़, फिर झारखंड,
फिर वेस्ट बंगाल होगा, उसके बाद में त्रिपुरा होगा, और त्रिपुरा के बाद में मिजोरम होगा। ये 8 राज्य क्या करते हैं अभी, कर्क रेखा को छूते हैं या इसके मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। एक बार प्रश्न बहुत शानदार सा पूछा गया था, एक राजस्थान के स्टेट के एग्जाम में पूछा गया कि ये सबसे कम भाई कौन से राज्य से गुजरती है, तो ये राजस्थान में बिल्कुल थोड़ी सी गुजरती है, 26 किलोमीटर। और सबसे ज्यादा कहां से गुजरती है, ये मध्य प्रदेश से गुजरती है। बस नॉर्मल सा पता होना चाहिए। राजस्थान वाला उनके एग्जाम में पूछा गया, क्या पता भाई अपने वाले सबसे लंबी पूछ दे, चलना तो अपने वालों को उल्टा ही है। कौन से है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कितने राज्यों से गुजरती है ये, 8 राज्यों से। और सबसे कम कहां पे होगी ये, राजस्थान में सबसे कम, और सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश। अब इसी प्रकार से भी कर्क रेखा भी तो ये गुजार दी हमने, देशांतर भी तो रेखा गुजरती है। देशांतर भी क्या करेंगे भी, ये तो क्या काम कर रही है, ऋतु में परिवर्तन का ही काम कर रही है। अपने टाइम ज्यादा लेंगी, इससे कोई ज्यादा का प्रभाव भी नहीं पड़ता। लेकिन जो समय दर्शाती है देशांतर रेखा, उसका भी प्रभाव तो भाई डे बाई डे पड़ता है, हर रोज उसकी जरूरत पड़ती है। तो ये कहाँ से गुजरती है अभी, और इस प्रकार से भी कौन सी एक ऐसी रेखा है जहां से भारत का समय का मानक रेखा निर्धारण किया गया है, कौन सी रेखा आती है, एक ऐसी रेखा कौन सी रेखा आती है। जब इस मैप से देखोगे आप, क्या है अभी 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा है, पूर्वी देशांतर, वो क्या करती है, भारत का समय का निर्धारण करती है। जब इसी मैप से आप देख रहे हो 0 डिग्री देशांतर यहाँ पे है, फिर आगे चले, इधर चलते गए, और डिग्री में क्या होता गया, बढ़ोतरी होती गई, इंक्रीमेंट होता गया। तो जैसे ये आगे चले 68 के बाद में, और ये कहाँ पे अभी 97 है, इनके बीच में 1 डिग्री के बराबर कितने मिनट का फासला होता है अभी, 1 डिग्री में कितने मिनट का फासला होता है, 1 डिग्री में 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 4 मिनट होता है भाई, 4 मिनट। जब 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है भाई, ये 68 से लेकर 97 डिग्री तक है। कितना फर्क हो चुका है इतने में, लगभग 30 का है, और 30 गुणा में 4 करेंगे तो भाई 2 घंटे का फर्क है। और 2 घंटे का फर्क भाई हम ऐसे तो कर नहीं सकते कि यहाँ पर तो भाई चलो ठीक है सुबह के 7 बज रहे हैं, और ये 2 घंटे इधर आएंगे तो भाई सूर्य तो बाद में आएगा। यहाँ पर कब बजनी चाहिए भी, यहाँ तो जब ये 9 बजे आएगा तो वहां पर 7 और यहाँ पर 9, क्या हम बीच बिचारा कर सकते हैं इनको भाई। पूरा भारत है तो टाइम तो भाई एक जगह शो करना पड़ेगा, एक सा ही दिखाना पड़ेगा। चाहे हम सूर्य यहाँ पर भाई कितना ही पहले निकले, यहाँ पर कितना ही बाद में आए, कितना ही बाद में, यहाँ तो सबसे पहले आता है तो छिपता भी सबसे पहले ही है, और बाद में सूर्य यहाँ पर रहता है। ऐसे तो नहीं हो सकते भी, यहाँ पर तो रात के 9 बजा दिए और यहाँ पर भी गुजरात में अभी तक 7 ही बज रही है, अभी चलो शाम का समय है, थोड़ा सा इनको आगे पीछे कर दे। तो उसी प्रकार से इनका बीच बिचारा निकालने के लिए क्या किया गया, जब 68.5 डिग्री, ये 68 डिग्री और 97 डिग्री का जब हम बीच बिचारा निकालेंगे, इनका मध्य निकालेंगे तो कितना आता है, 82.5 डिग्री आता है। और ये 82.5 डिग्री जो ये रेखा आ रही है, ये आ रही है, ये भारत के बिल्कुल बीचों बीच से जा रही है। ये 82.5 डिग्री क्या कर रही है, समय का निर्धारण कर रही है। पूरे भारत में एक ही टाइम शो होगा, कोई इससे आगे पीछे नहीं होने वाला भी। जब क्या है भी, यहाँ पर जब 2 घंटे का फर्क है तो सूर्य अरुणाचल प्रदेश में सुबह बहुत जल्दी आता है, और उसके बाद 2 घंटे और समय लगता है भाई गुजरात में पहुंचने तक। लेकिन समय क्या करना पड़ेगा भाई, एक ही दर्शाना पड़ेगा पूरा भारत में। तो उसी को बीच बिचारा यानी कि मध्य निकाला गया और 82.5 डिग्री निकाला गया। और इसी प्रकार से भारत का भी क्या है भी, 82.5 डिग्री भारत का मानक समय निर्धारण रेखा है। कौन सी, पूर्वी देशांतर। जब ये 82.5 डिग्री कहां से कहां तक चली है, ये 0 डिग्री से 82.5 डिग्री इस प्रकार से चला। और जब हम बहुत बार सुनते आ रहे हैं या मोबाइल में टाइम सेट करते हैं तो क्या है अभी, हम प्लस में देख पाते हैं अभी 5.5 घंटे भी क्या है आगे रहते हैं, कुछ इस प्रकार से। देखा है मोबाइल में टाइम सेट करते हो तो देखा है, आज देख लेना। जब टाइम सेट करते हो तो क्या है अभी, हमें प्लस में 5.5 घंटे आगे दिखाया जाता है। उसके पीछे का कारण क्या है अभी,
जब ये 0 डिग्री है, यहाँ पर 0 बज रहे हैं, और ये 82.5 डिग्री यानी कि 5.5 घंटे यहाँ पर सूर्य क्या है पहले आ चुका है, उसके बाद में कहाँ पर जाएगा, ये 0 डिग्री पे जाएगा। और ये 82.5 डिग्री को जब हम 4 से गुणा करेंगे तो ये कितने मिनट आते हैं अभी करना एक बार, सारे मैथ के स्टूडेंट बैठे हो यहाँ पे, हाँ कितने आते हैं, ये कितना होगा, 4 दूनी 8, 8 चौक 32 और 2, जब ये आप निकालोगे तो इसे कितना आएगा 330, और 330 को जब घंटे बनाओगे तो कितने होंगे 5.5 घंटे होंगे। और ये वही 5.5 घंटे है जो हमें आगे दिखाता है मोबाइल के वहाँ, ये वहीं से निर्धारित किया गया है। और बहुत बार प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत का मानक समय जो निर्धारण किया गया है ये आगे है या पीछे है, तो पूर्वी देशांतर से क्या है भाई आगे है 5.5 घंटे। तो ये रेखा भी क्या कर रही है अभी पूरे भारत को एक ही रेखा दर्शाएगी, और इसको हम क्या कर देते हैं अभी स्टेट लेते हैं, और स्टेट लेने के बाद में ये भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, भारत का मानक समय रेखा कहाँ से लिया गया है, और उसके बाद ये 82.5 डिग्री कहाँ से गुजरती है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है, और ये 82.5 डिग्री भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। अभी 82.5 डिग्री भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। हाँ भाई ये पूर्वी देशांतर एक जगह है, जगह से निर्धारित किया गया है। अभी कौन सी जगह से निर्धारित किया गया है, नैनी से, इलाहाबाद नैनी से भाई 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है नैनी, और ये नैनी जगह कहाँ पे अभी इलाहाबाद में है। इन दोनों की कुछ खास बात है क्या, नैनी और इलाहाबाद की कोई इनकी विशेष बातें मिलेंगी, क्या आता है, ये जुड़वा शहर है, इलाहाबाद और नैनी क्या है जुड़वा शहर है। और इनसे भी 1-2 खास बातें और भी आती है भाई, क्या आएगी, भारत की पहली हवाई जहाज भी जब 1911 में उड़ाई गई थी, कहाँ से कहाँ तक चली थी, ये इलाहाबाद से नैनी के मध्य में, यानी कि जुड़वा शहर है, उस जहाज को ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं ले जाया गया। अभी चलो ठीक है, अभी नज़दीक उड़ा के देख रहे, क्या पता गिर जाए। फिर दूसरी नेक्स्ट में ये दिल्ली से लाहौर तक चली थी। तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर नैनी इलाहाबाद से लिया गया है। और ये 82.5 डिग्री भारत के क्या करती है अभी 5 राज्यों से गुजरती है। और ये 5 राज्य कौन से हैं, ये 5 राज्य कौन से, या तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा भाई, जब इसे देखोगे तो पहला तो कौन सा आएगा, उत्तर प्रदेश आएगा। उत्तर प्रदेश के बाद में इसी को ध्यान से देखना भाई, ये यहां से जाती है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये क्या है भाई भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से गुजरेगी। भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। फर्स्ट पे आता है उत्तर प्रदेश, यूपी, यूपी के बाद में एमपी, एमपी के बाद में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में उड़ीसा और उड़ीसा के बाद में आंध्र प्रदेश। जब आप इसे देखोगे, ये भारत का मानक रेखा समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, और ये 82.5 डिग्री भारत के 5 राज्यों से गुजर रही है भाई। जब इनको मैप से देख रही हैं, ये कौन सी थी भाई 23.5 डिग्री कर्क रेखा थी, और ये कौन सी आ चुकी है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, जो कि भारत का समय निर्धारण कर रही है। अब ये क्या कर रही है भाई, एक दूसरे को भाई कट भी तो कर रही है। और एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा गया था भाई, ये कि 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 82.5 डिग्री देशांतर रेखा एक दूसरे को भाई कहां पर कट करती है। बहुत शानदार प्रश्न था भाई। ये राज्य छत्तीसगढ़ है, लेकिन छत्तीसगढ़ के बाद में भी उन्होंने बहुत ज्यादा प्रॉपर जगह का नाम भी पूछ लिया था भाई।
प्रॉपर जगह का नाम पूछ लिया था उन्होंने। क्या आया कि कर्क रेखा और भारतीय सम्य मानक रेखा एक दूसरे को कहां पर कट करते हैं या कहां पर काटती है, कौन सी जगह है वो, उस जगह का नाम है सरगुंजा। और ये सरगुंजा जगह है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़। और ये सरगुंजा ऑप्शन में देके भाई एग्जामिनर सभी को आता हुआ प्रश्न भी गलत करवा गया था भाई, क्योंकि छत्तीसगढ़ तो लगभग सभी को ध्यान में रह जाता है, लेकिन आगे ये सरगुंजा जगह प्रॉपर भाई याद नहीं रहती। लेकिन अब ये आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि पता लग चुका है कहां से कैसे होती आ रही है। भारत का भौगोलिक स्थिति और विस्तार दोनों कंप्लीट है। अब इसी में क्या है भाई, इसकी आकृति भी और आएगी भी। आकृति कैसी दिखाई दे रही है, चतुष्कोणीय। हाँ जी, चतुष्कोणीय। भारत की आकृति चतुष्कोणीय, और एग्जाम में पूछ ली गई भाई, लेकिन अब कोई नहीं पूछेगा भाई, ये बस पता ही होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में क्या होता है भाई, नॉर्मल जानकारी ही होती है, पर्सन पूछे तो पूछे, ना पूछे तो ना भी पूछे। चतुष्कोणीय, ये वो भारत का परिचय है जो हम क्या कर रहे हैं अभी, ग्लोब की दृष्टि से इसको देखते आ रहे हैं अभी। जब हम ग्लोब देखेंगे तो हमें कहाँ कहाँ पर ये भारत दिखाई देगा, कौन से देशांतर में आएगा, कौन से गोलार्ध में आएगा, ये चीजें थी। अब इसी को जब और आगे लेकर चलेंगे तो क्या होगा कि थोड़ा सा जो चीजें और जूम करेंगे, तो जब हम भारत को देखेंगे तो क्या देखेंगे भी, सबसे पहले हम देखेंगे कि भारत का क्षेत्रफल कितना आता है, और जो देश आ रहे हैं उसमें से सबसे बड़े के अकॉर्डिंग भाई कौन से स्थान पे आता है। अब इसी में आगे चलेंगे तो क्या होगा भी, भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल कितना आता है, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भाई। और एग्जाम में पहले तो पूछा जाता था, लेकिन भाई अब नहीं पूछा जाएगा, अब पूछा जाएगा या फिर भाई 12,69,214 वर्ग मील, ये लेटेस्ट है भाई, ये पूछे जाने की संभावना है। लेकिन 32,87,263 वर्ग किलोमीटर नहीं पूछा जाएगा, वर्ग मील में पूछा जाने की संभावना रहेगी भाई। और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत 7वें स्थान पर है, 7वें स्थान पर है। कौन से ऊपर 6 बचते हैं अभी, वो कौन सी हैं? हाँ जी, पहला कौन सा है, रूस है, चलो ठीक है, पहला कौन सा होगा, रूस। सेकंड कौन सा आता है, कनाडा आएगा। फिर कौन सा आता है, यूएसए आता है। कई बार इसको चीन भी दर्शाता है तीसरी जगह। यूएसए और चीन में कोई ज्यादा खास फर्क नहीं है अभी, थोड़ा बहुत ही है। ये थर्ड और भाई फोर्थ का इनके बीच में रोड़ा ही है ज्यादातर। भी एक बार एग्जाम में मैंने देखा था कि प्रश्न पूछा गया था, अभी चीन क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कौन से स्थान पे आता है, तो वो तीसरे स्थान पे आता है। अभी ये प्रश्न पूछा गया था, लेकिन एरिया इन दोनों का भी बिल्कुल मिलता जुलता ही है। तो अभी थर्ड पे क्या करेंगे हम भाई, चीन को दर्शाएंगे। फोर्थ पे कौन सा होगा, यूएसए होगा। यूएसए के बाद में 5वें नंबर पे ब्राजील होगा।
ब्राजील के बाद में 7वें नंबर पे, छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत। और क्या पता एग्जामिनर एक प्रश्न और पूछ ले कि भी भारत से जस्ट छोटा देश बताइए भी कौन सा होगा, वो कौन सा होगा, पूछ तो सकता है। साथ में ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है भी चौथे नंबर, 5वें नंबर, छठे नंबर, 7वें नंबर। क्या पता एग्जामिनर का थोड़ा सा और दिमाग काम करे और ये पूछ ले कि भी भारत से जस्ट छोटा देश बताइए भी वो कौन सा होगा, अर्जेंटीना। और ये अर्जेंटीना कहाँ पे है अभी, ये अर्जेंटीना, हाँ अर्जेंटीना कहाँ पे है, कौन से महाद्वीप में, इसको देख लेंगे। क्षेत्रफल के अनुसार कौन से स्थान पे आ रहा है, 7वें स्थान पे आ रहा है। अगर प्रतिशत में देखेंगे तो भाई ये पूरे विश्व का या पूरी पृथ्वी का कितना एरिया कवर करता है, हाँ जी कितना एरिया कवर करता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, 2.4% है, यानी कि 100 में से कितना एरिया कवर कर रहा है, 2.4। अब ये क्या होगा भाई, फिर जब इस क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हमने बात कर ली, चलो इसको पहले मैप से देखते हैं। अभी विश्व मैप आएगा तो ये कहाँ कहाँ पर होगी। जब विश्व मैप का इसी में देखेंगे तो रूस कहाँ पे है अभी, रूस, ये है रूस, यहाँ पे रूस। रूस के बाद में इसी के नीचे कौन सा है, चीन। चीन के बाद कौन सा आ रहा है, भारत। और इधर कौन सा है भाई, इधर कनाडा। कनाडा के नीचे कौन सा आता है, यूएसए। यहाँ पर कौन सा है, ब्राजील है। ब्राजील के बाद में ये कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया। और एक और देश बच गया भाई, ये कौन सा था, अर्जेंटीना। ये कहाँ पे है, ये इधर है अभी, अर्जेंटीना। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं समझता हूँ आपकी बातें, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कुछ क्या है भी फीलिंग भी, हर बात बोल के देखने भी नहीं होती, कुछ फीलिंग भी समझनी होती है। तो सबसे पहले कौन सा आ रहा है अभी, रूस। रूस के बाद में कौन सा आ रहा है, कनाडा। तो ये क्या है भाई, एक बार एशिया और फिर भाई अमेरिका, उत्तर अमेरिका की ओर चलेंगे तो भाई रूस और कनाडा। फिर कौन सा आ रहा है, चीन। चीन के और यूएसए। इस प्रकार से आगे चलेंगे। फिर कौन सा होगा भाई, ब्राजील। इसे नीचे आ जाएंगे, नीचे आने के बाद में फिर ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद में भारत, और 8वें नंबर पे कौन सा आ जाता है, ब्राजील। ये अर्जेंटीना। ये कौन से महाद्वीपों में आ रही है, रूस तो कहाँ पे आता है, एशिया और यूरोप दोनों देश में आता है। और चीन कहाँ पे आता है, प्रॉपर एशिया में होगा। भारत भी क्या है, कौन से में अभी, प्रॉपर एशिया में है। फिर ये कनाडा और यूएसए, ये तो भी दोनों के दोनों प्रॉपर उत्तर अमेरिका में ही है। ये दोनों कहाँ पे है अभी, दक्षिण अमेरिका में ही है। लेकिन यहाँ से एक प्रश्न और भी पूछ लिया जाता है, एग्जामिनर बहुत ज्यादा शानदार प्रश्न पूछता है कि एशिया का सबसे बड़ा देश बताइए भी कौन सा होगा। हाँ जी, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा देश कौन सा आ जाता है, कौन सा बनेगा, चीन बनेगा। क्योंकि रूस क्या हो जाता है अभी, 2 भागों में बढ़ जाता है, ये आधा यूरोप में आता है, इस कारण से इसका एरिया कम हो जाएगा। और एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाता है, चीन हो जाता है। और चीन के बाद में कौन सा है, भारत है। क्या ये भी पूछा जा सकता है भी भारत का, एशिया में भारत का भी कौन सा स्थान है, तो भी कौन सा स्थान है, ये 3रे नंबर का ही है। फिर भी रूस क्या है, फिर भी इससे भी बहुत ज्यादा बड़ा ही रह जाता है, ये बात आ रही है। फिर अब जब हमने क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बात की है, तो आगे जब बात करेंगे तो भी जनसंख्या के अकॉर्डिंग भी तो बात करनी पड़ेगी कि भारत जनसंख्या के अकॉर्डिंग कौन से स्थान पे आता है। हाँ जी, कौन से स्थान पे आएगा, दूसरे स्थान पे आता है, पहले स्थान पे नहीं है। भारत जनसंख्या के अनुसार विश्व में दूसरे स्थान पर है, विश्व में दूसरे स्थान पर है। पहले पे कौन सा है, चीन है, और सेकंड पे कौन सा है, भारत। फिर प्रश्न ये भी तो पूछा जाता है कि भारत में भी जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, कितनी जनसंख्या निवास करती है।
भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या निवास करती है। कितनी है? थोड़ी सी है ये तो, बिल्कुल थोड़ी सी है ना। या कह सकते हैं भी 17 छिक्के कितने होते हैं? 102। तो कह सकते हैं कि ये लगभग भाई चौथा हिस्सा, विश्व का चौथा हिस्सा क्या है, भारत में जनसंख्या का निवास करता है। यानी कि विश्व का चौथा हिस्सा। और कुछ हो ना हो भाई, भारत ने इसमें बहुत बड़ी तरक्की की है जनसंख्या के मामले में। जब भारत आजाद हुआ था ना, तो भारत की जनसंख्या हुआ करती थी 36 करोड़। 1947 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? मात्र 36 करोड़। और आज देख लो कितनी हो चुकी है जनसंख्या, 136 करोड़। यानी कि 1 अरब की जनसंख्या मात्र कितने सालों में अभी कितने सालों में है? फुल तरक्की की है अभी। हाँ। अब चीन को भी लगभग पीछे छोड़ने के कंगार पे है, क्योंकि भारत के जो 2021 की जनगणना थी उसके डाटा आए नहीं है कोरोना काल की वजह से। तो भाई ना आए हैं तो ही ठीक है, अपने को अगर आ जाएंगे तो भाई क्या बहुत ज्यादा मटेरियल और भी बढ़ जाएगा। अब तो 11 वाले से प्रश्न पूछे जाते हैं, 2-4 ये नॉर्मल से याद भी करने ठीक ठाक है। आए ना, जब तक जो एग्जाम होने वाले हैं 5-4 है उनसे पहले लग जाना। लेकिन एक किताब आएगी इनकी और एग्जाम में प्रश्न इनसे भी पूछे जाएंगे भी, कौन से राज्य में किसकी साक्षरता ज्यादा है, किसकी कम है, कौन से में भी लिंगानुपात कम हुआ है, कौन से में ज्यादा हुआ है, क्या प्रभाव पड़ा है। एज के अकॉर्डिंग भी पूछा जाता है भी, बच्चों में जो लिंगानुपात है वो कितना है, बड़ों में लिंगानुपात है वो कितना है। बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। उससे पहले भी आप लोग जो क्लास में कराया गया है साथ के साथ याद कर लेना। इससे बार भाई कुछ भी नहीं आने वाला है, इस बात के लिए हम गारंटी लेते हैं। अगर आएगा तो क्या होगा भाई, आपको नहीं आ रहा तो भाई और किसी को भी नहीं आ रहा। तैयारी करने का तरीका वही होता है। क्या तरीका होता है कि जो पूछा जा रहा है, पूछा गया है, और एक कदम इससे आगे भी पूछे जाने की संभावना है। अगर आप इससे ज्यादा और कहीं जा रहे हैं ना, तो आप अपने आप को भाई पीछे लेके जा रहे हो। क्यों? कंपटीशन क्या है भाई, कंपटीशन की तैयारी में नॉलेज मायने नहीं रखती। कोई नहीं देखता भी आपको कितनी नॉलेज है, सिर्फ ये देखा जाता है भी आपके क्वेश्चन कितने ठीक है, कैसे किए हैं। एग्जामिनर को इससे कोई लेना देना नहीं है। और नॉलेज के लिए भी पढ़ना भी नहीं होता। नॉलेज कितने के ले सकते हो? एक सब्जेक्ट में आप पीएचडी कर जाओगे ना, तो उसकी भी नॉलेज पूरी नहीं हो पाती किसी के पास में। और यहाँ पर तो 13 और 14 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। कितनी की नॉलेज हो सकती है? और उसमें से इंटरेस्ट कितने में हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 में हो सकता है। 6 और 7 ऐसे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे भी जो आपको न चाहते हुए भी पढ़ने पड़ेंगे। और जो नौकरी लगता है ना, उसको सारे सब्जेक्ट आते हैं, न चाहते हुए भी उसको पढ़ना पड़ रहा है। जब आप लोग यहाँ पर आए हो तो भाई कुछ ना कुछ तो करने के लिए आए हो। ये तो है नहीं भी हमें 6-7 इंटरेस्ट है वही पढ़ेंगे, बाकी तो चलो भी जाने दो। ऐसी तो कोई स्थिति नहीं है ना, नहीं है भाई। और काम क्या है भाई, ये बात पहले भी बताई है अभी। जब क्लास में आप फर्स्ट क्लास है तो भी आज का काम आज ही करना है। अगर आज छोड़ दिया तो आप ये आगे जाने की बजाय भाई एक दिन पीछे चले गई। फिर कल का काम नहीं करोगे तो भाई 2 दिन पीछे, और ये पता नहीं चलता आपको कैसे कैसे क्या क्या हो गया। वो देखते देखते ये बात होती है ना। फिर दोबारा से जब ये सिलेबस पूरा हो जाएगा फिर देखोगे तो इतना समय फिर लग रहा है अभी इसको दोबारा से कवर अप करने के लिए। तो ये 5-6 घंटे जो यहाँ से आप 9 से लेकर 2:30 बजे तक आप आते हो ना, इसको पढ़ने में काउंट कभी मत करना इस समय को। हाँ, जे अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि हम इस समय को पढ़ने में काउंट कर रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। इसके अलावा आप 5-6 घंटे पढ़ोगे ना, पढ़ाई वही होगी। और पढ़ाई मुख्य रूप से तो कौन सी होगी? जो आपको याद है वो होगी। वरना कितनी पढ़ते रहो, लिखते तो कितनी रहो ची, बहुत बड़े बड़े रजिस्टर भर दो, मायने कौन सा रखेगा? जो आपको याद है वही। और एग्जामिनर क्या पूछता है भाई? ये पूछता है क्या भाई कौन से की राइटिंग अच्छी थी रजिस्टर में, या भाई जो से को याद है वो है। जिसको याद है ना वही होगा, और याद करना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है भाई। चलो आज के लिए काफी है। चलो ठीक है जी, थैंक यू क्लास।